Hello everyone. In the first lecture, we covered the Otto cycle. In the second time, we covered the diesel cycle. And एज यूजल देखो, जैसे कि ऑटो साइकिल में क्या था, सबसे पहले पिस्टन नीचे आता था, उसके बाद पिस्टन ऊपर जाता था। डीजल साइकिल में भी स्टार्ट तो वहीं से होता है, पिस्टन सबसे पहले नीचे होता है, उसे हम V1 वॉल्यूम कंसिडर करते हैं। देन पिस्टन ऊपर आता है, उस टाइम पे V2 वॉल्यूम, यानी थोड़ा सा वॉल्यूम रह जाता है। उस टाइम पे ए फायर होता है, यहाँ से फायर करते हैं। फायर करने की वजह से यहाँ पे देखो प्रेशर बढ़ जाता है और टेम्परेचर भी बढ़ता है। उस वजह से पिस्टन थोड़ा नीचे आता है, यानी प्रेशर मेंटेन कर लेता है और टेम्परेचर बढ़ता है। देन V3 से वापस V4, यानी पिस्टन वापस नीचे आता है। फिर ये पूरी साइकिल एज यूजुअल चलती रहती है। अभी देखो हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो सबसे पहले अपना वॉल्यूम यानी कितना है V1, यानी वॉल्यूम सबसे ज्यादा होना चाहिए क्योंकि पिस्टन अपना नीचे। देन क्या हुआ V2, यानी पिस्टन अपना ऊपर गया। तो देखो यहाँ से V1 से अपना वॉल्यूम गया V2 पे, पिस्टन चला गया सबसे ऊपर। देन क्या हुआ P3 पे, देखो फायर हुआ। फायर होने के बाद पिस्टन थोड़ा नीचे गया, यानी देखो वॉल्यूम था अपना थोड़ा बढ़ गया, लेकिन क्या मेंटेन कर लिया, प्रेशर बढ़ने नहीं दिया। जो ये फायर होने की वजह से प्रेशर बढ़ता था, और प्रेशर को वॉल्यूम बढ़ा के हमने मेंटेन कर दिया। मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया था कि प्रेशर वॉल्यूम दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पे देखो प्रेशर बढ़ना चाहिए था, लेकिन प्रेशर को कांस्टेंट करना था, इसलिए हमने प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम बढ़ा दिया। और देन क्या हुआ V4 के अंदर वापस साइकिल डाउनफॉल आ गई, तो V3 से फिर V4 पे आती है और साइकिल कंप्लीट हो जाती है। इसके अंदर भी अपने को याद क्या रखना है, देखो ऑटो साइकिल को हम कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल बोलते हैं, और ये डीजल साइकिल इसे हम कांस्टेंट प्रेशर साइकिल बोलते हैं। तो इसके अंदर भी देखो सबसे पहले वॉल्यूम ज्यादा होता है, फिर कंप्रेस होकर 2 पॉइंट पे आता है, फिर 2 पॉइंट से 3 पॉइंट पे क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर रहता है। जो हीट हम डालते हैं, हीट डालने की वजह से प्रेशर बढ़ना चाहिए, लेकिन प्रेशर नहीं बढ़ता। प्रेशर की जगह पे हम वॉल्यूम बढ़ा देते हैं ताकि प्रेशर कांस्टेंट रहे। उसके बाद फिर हमें यहाँ से वर्क डन मिलता है, और फिर 0.4 पे आता है, पिस्टन डाउन पोजीशन पे आता है, तो वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाता है। अब ये था अपना पीवी डायग्राम। अब टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम देखते हैं। तो देखो फर्स्ट पोजीशन पे क्या था, वॉल्यूम सबसे ज्यादा था, यानी एयर थी, तो उसकी एंट्रोपी एज यूजुअल कम होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे एस है, ये एंट्रोपी की लाइन है, तो एस1 यानी कम है। देन हमने क्या किया, उसे कंप्रेस किया, तो एयर के अंदर कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ एयर कंप्रेस हुई, तो उसका टेम्परेचर बढ़ा। तो देखो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया, लेकिन एंट्रोपी में अभी भी कुछ चेंज नहीं है। देन क्या हुआ, हमने इसको फायर किया 0.3 पे, तो 0.3 पे फायर करने से गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ गई। अब एनर्जी बढ़ गई यानी उसकी एंट्रोपी भी बढ़ेगी। तो 2 पॉइंट से 3 पॉइंट पे देखो टेम्परेचर भी बढ़ा और उसकी एंट्रोपी भी बढ़ी। देन क्या हुआ, 3 पॉइंट पे था। अब पिस्टन देखो यहाँ पे मैंने साइकिल में भी बताया था, पिस्टन थोड़ा नीचे आया। देन पिस्टन वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे, यानी देखो यहाँ पे 3 पॉइंट पे पिस्टन यहाँ से थोड़ा नीचे आया, V4 पॉइंट पे बिल्कुल नीचे आ गया, यानी V4 पॉइंट पे पिस्टन अपनी इनिशियल पोजीशन पे। तो वहां पे भी देखो गैस फायर कंडीशन में था, यानी एंट्रोपी कांस्टेंट रही और टेम्परेचर कम होगा। ये था TS डायग्राम, ये था PV डायग्राम। अब एज यूजुअल देखो, हमें किसी भी चीज की अगर एंट्रोपी एफिशिएंसी निकालनी है, किसी भी साइकिल की अपने को एफिशिएंसी निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमने कितनी एनर्जी साइकिल को दी और हमें कितनी एनर्जी वापस मिली। तो हमें एनर्जी कितनी मिली, हमने देखो यहाँ से QS एनर्जी दी और हमें QI एनर्जी मिली। तो हमें मतलब QS एनर्जी दी और QI एनर्जी रिलीज हुई, तो हमें इन दोनों के बीच में WE वर्क मिला। तो अपने को वर्क कितना मिला, QS माइनस QI, और हमने टोटल एनर्जी कितनी दी थी साइकिल को, तो कि QS। एक और बात समझा, देखो हमें वर्क कितना मिला, यहाँ पे हमें वर्क मिला 0.3 से 0.4 पे जब अपना पिस्टन है, तब अपने को डीजल साइकिल में वर्क मिला। अभी ये वर्क किस के बीच का है, QS एनर्जी दी और QI एनर्जी मिली, इन दोनों के डिफरेंस की जो एनर्जी थी उतना हमने वर्क मिला। तो QS माइनस QI, और जो QS थी इतनी एनर्जी हमने सप्लाई की थी, यहाँ पे हमने जो एनर्जी सप्लाई की थी, तो ये हो गई एफिशिएंसी। अभी डेरिवेशन से अपने को 2 फॉर्मूले मिले थे, QS के और QI के। QS का था MCP T3 माइनस T2, क्योंकि देखो QS कहाँ पे 2 और 3 पॉइंट पे है, तो उसका टेम्परेचर डिफरेंस T3 माइनस T2, और M मास कितना था और CP
क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट था, यानी Cp और क्यू आर कहाँ पॉइंट पे है, 4 पॉइंट और 1 पॉइंट पे। तो देखो m मास, यहाँ पे क्या कांस्टेंट था, 4 पॉइंट और 1 पॉइंट के बीच में वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो Cv। और ये दोनों कौन से टेम्परेचर के बीच में आते हैं, टेम्परेचर T4 और टेम्परेचर T1। तो टेम्परेचर T4 माइनस टेम्परेचर T1। अब जैसा कि मैंने ऑटो साइकिल में भी आपको बताया था, ऐसा डीजल साइकिल में भी Cp, Cv और गामा, इन तीनों की वैल्यू सेम रहती है। यहाँ पे देखो मैंने लिखी है, Cp की वैल्यू है 1.005, Cv की वैल्यू 0.717 और गामा की वैल्यू 1.5। अभी इसके अंदर देखो पिस्टन टोटल अलग अलग 4 वॉल्यूम है, V1, V2, V3 और V4। तो हमें 3 अलग अलग रेशियो मिल सकते हैं। अपने पास अगर कोई 4 वॉल्यूम हो तो अपने को कितने 3 अलग अलग रेशियो मिल सकते हैं। सबसे पहला था कंप्रेशन रेशियो, यानी हम मैक्सिमम कितना कंप्रेस कर सकते हैं। तो क्या V1 वॉल्यूम से लेके हम V2 वॉल्यूम तक जा सकते हैं, यानी R यानी कंप्रेशन रेशियो V1/V2। उसके बाद एक्सपेंशन रेशियो, मतलब कितना एक्सपांड हुआ, वापस कितना हमें मिला। तो V3 पे तो आ ही गया होगा अपना पिस्टन, वहां से एक्सपांड होके कहाँ तक पहुंचा, V4 तक। तो उसे क्या बोलते हैं, V4/V3, RE यानी एक्सपांशन रेशियो। और कट ऑफ रेशियो RC, V3/V2। कट ऑफ रेशियो मतलब जब कांस्टेंट प्रेशर रहता है, उस टाइम पे कितना रेशियो मिला, उसे बोलते हैं हम कट ऑफ रेशियो, V3/V2। तो अपने को देखो 3 रेशियो है, कंप्रेशन रेशियो, मैक्सिमम कितना कंप्रेस किया, एक्सपांशन रेशियो, हमें कितना एक्सपांशन मिला, तो क्या 0.3 से 0.4 तक अपने को वॉल्यूम में एक्सपांशन मिला। और कट ऑफ रेशियो मतलब कांस्टेंट प्रेशर था तब कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, उन दोनों के बीच का रेशियो, V3/V2। ये 3 अलग अलग रेशियो है। फिर जैसे कि ऑटो साइकिल के अंदर भी कुछ डेरिवेशन से अपने को फॉर्मूले मिले थे, एज यूजुअल डीजल साइकिल में भी हमें अपने को फॉर्मूले मिले। ये 2 फॉर्मूले सेम ही है, देखो ऑटो साइकिल के जैसा ही है। T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1। मैंने ऑटो साइकिल में भी बोला था, यहाँ पे भी मैं बोल रहा हूँ। ऑलवेज याद रखना, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे T2 है /T1, यहाँ पे भी P2 है /P1। इसका पावर गामा -1 डिवाइडेड बाय गामा इज इक्वल टू V1/V2। देखो यहाँ पे P2/P1 था, यहाँ पे V1/V2, यानी वॉल्यूम उल्टा काम करता है, गामा -1 वॉल्यूम का पावर में। और इसे हम क्या बोलते हैं, V1/V2 को। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है R, कंप्रेशन रेशियो, पावर गामा -1। अभी दूसरा क्या है, T3/T4। मतलब देखो इसके अंदर हम 2 मिलता है, एक T2 और T1 साइकिल पे और एक T3 और T4 साइकिल पे। तो T3 और T4 साइकिल थी तो P3/P4 आएगा, उसके गामा -1 डिवाइडेड बाय गामा। और देखो यहाँ पे P3/P4 था तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V4/V3। अब एक सवाल आना चाहिए कि यहाँ पे तो हमने T2/T1 किया, तो यहाँ पे हमने T4/T3 क्यों नहीं किया, T3/T4 क्यों किया। तो देखो इसका आंसर हमें डायग्राम से मिलेगा। ये डायग्राम में देखो T2 टेम्परेचर बढ़ा था, उसने हमने T2 टेम्परेचर को T1 टेम्परेचर के साथ डिवाइड किया। लेकिन यहाँ पे क्या है, T3 टेम्परेचर बढ़ा तो हमने T3 टेम्परेचर को T4 टेम्परेचर के साथ डिवाइड कर दिया, इसीलिए, और कुछ नहीं इसमें। देन एक और एफिशिएंसी का फॉर्मूला। देखो एफिशिएंसी का बेसिकली फॉर्मूला तो यही होता है, ये वाला QS - QR, मतलब कितना हमें वर्क मिला और हमने कितनी एनर्जी दी। लेकिन अगर हमें वॉल्यूम के टर्म में चाहिए एफिशिएंसी, तो हमने पूरा डेरिवेशन किया और डेरिवेशन से अपने को एफिशिएंसी का फॉर्मूला मिला। ये देखो ऑटो साइकिल से थोड़ा अलग है। ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी कितनी होती है, 1 - 1 डिवाइडेड बाय R, कंप्रेशन रेशियो, पावर गामा -1। इतनी ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी थी। अभी अपने को क्या चाहिए, डीजल साइकिल की एफिशिएंसी चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया RC क्या था अपना, कट ऑफ रेशियो, पावर गामा -1 डिवाइडेड बाय कट ऑफ रेशियो -1 इंटू गामा। देखो ऊपर पावर में गामा है, नीचे मल्टीप्लाई में गामा, इतना चेंज है। मतलब ऐसा याद रख लेना कि जब भी ऊपर हो तो पावर में गामा आएगा, नीचे हो तो इंटू मल्टीप्लाई में गामा आएगा। अभी देखो हम एक न्यूमेरिकल, इसके अंदर गिवन क्या क्या है। इसके अंदर वॉल्यूम V1 अपने को दे दिया है, प्रेशर दे दिया कि P1 कितना था, इनिशियल प्रेशर कितना था, P2 दे दिया और P4 प्रेशर दे दिया। और अपने को फाइंड क्या करना है, सारे रेशियो, कंप्रेशन रेशियो, कट ऑफ रेशियो, एक्सपांशन रेशियो और एफिशिएंसी।
तो एज यूजुअल पहले फॉर्मूला लिखेंगे, या कि कुछ आइडिया है हमें फॉर्मूला लिखने से। फॉर्मूला क्या था, T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 इज इक्वल टू V1/V2। यहाँ पे P प्रेशर के साथ γ-1 अपन गामा और वॉल्यूम के साथ γ-1। अभी देखो अपने को टेम्परेचर तो दिया नहीं है तो हम इसके साथ तो कुछ कर नहीं सकेंगे। हमें वैसे भी देखो ए वाले रेशियो फाइंड करो, अपने को प्रेशर के बारे में सब कुछ गिवन है, तो हम क्या करेंगे, प्रेशर का यूज करके वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करेंगे। तो P2 प्रेशर कितना दिया है, 4.2 मेगापास्कल या तो 42 बार, अब दोनों में से कोई एक ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 42 बार लिया। तो फिर P1, तो P1 अपने को कितना दिया है, 100 के पास्कल, यानी कितना बार, 1 बार, तो यहाँ पे 1 बार। फिर V1/V2 तो अपने को फाइंड करना है। V1/V2 क्या है, अपना कंप्रेशन रेशियो, हम कितना कंप्रेस कर सकते हैं। गामा की वैल्यू क्या है, 1.4, एज यूजुअल कांस्टेंट रहेगी। फिर मैंने यहाँ से सोल्व किया, सोल्व करने के बाद V1/V2 की वैल्यू कितनी मिली, 14.43, यानी अपना कंप्रेशन रेशियो आ गया 14.43। फिर उसके बाद V2 यानी वॉल्यूम 2 अगर आपको चाहिए तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे अपने को वॉल्यूम V1 दिया था 0.03, तो V1 की वैल्यू रख दो तो अपने को V2 मिल जाएगा। यहाँ से मैंने वॉल्यूम V2 भी फाइंड कर लिया। अभी दूसरा फॉर्मूला क्या था, P3/P4 γ-1/γ इज इक्वल टू V4/V3 γ-1। ये V4/V3 क्या है, इसे हम बोलते हैं एक्सपेंशन रेशियो, एक्सपांशन रेशियो। तो हम P3, अभी देखो क्वेश्चन में अपने को P1 दिया है, P2 दिया है, P4 दिया है, लेकिन P3 तो कहीं पे दिया ही नहीं है। तो P3 कहाँ से फाइंड करेंगे, वो फाइंड करने की अपने को डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। देखो यहाँ पे डायग्राम देखो, तो डायग्राम को देख के आपको कुछ आइडिया आया है कि P2 और P3 दोनों प्रेशर तो सेम थे, क्योंकि ये डीजल साइकिल है, उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। तो जो P2 प्रेशर की वैल्यू है वही P3 प्रेशर की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो P2 की कितनी दी है, 4.42 बार, तो मैं P3 की जगह पे भी 42 बार लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो मैंने अभी आपको दिखाया कि P2 और P3 दोनों की वैल्यू सेम है। P4 की वैल्यू तो 2 बार दी थी, वहां से मैंने V4/V3 फाइंड किया, तो मेरे को एक्सपांशन रेशियो मिल गया 8.799। अभी एक रिलेशनशिप है कि कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू कट ऑफ रेशियो इंटू एक्सपांशन रेशियो। ये भी एक फॉर्मूला है, जो भी हमें डेरिवेशन करके ही मिला था। तो यहाँ से हमें कट ऑफ रेशियो मिल सकता है, क्योंकि देखो कंप्रेशन रेशियो हमने फाइंड कर लिया, एक्सपांशन रेशियो भी हमने फाइंड कर लिया, तो हमें कौन सा चाहिए, कट ऑफ रेशियो चाहिए, तो हमें वो भी मिल गया। अभी एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाते हैं। देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, 1-1/R पावर γ-1। पहले तो ये किसका है, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करने का, कट ऑफ रेशियो पावर γ-1 डिवाइडेड बाय कट ऑफ रेशियो -1 इंटू गामा। यहाँ पे ऊपर पावर में गामा आता है, नीचे मल्टीप्लाई में गामा आता है। R की वैल्यू मिली थी हमें 14.43 और RC क्या था, कट ऑफ रेशियो, वो भी हमने फाइंड किया 1.61। ये सिंपली इसको हमें सोल्व किया और यहाँ से हमने को एफिशिएंसी मिल गई 61.67%। तो ये थी डीजल साइकिल की एफिशिएंसी। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, ये मैंने पूरी साइकिल बनाई है, ये तो मैंने पहले भी आपको दिखाई दिया। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये डीजल इंजन हैज कंप्रेशन रेशियो ऑफ 20, मतलब अपने को कंप्रेशन रेशियो दे दिया 20। कंप्रेशन रेशियो यानी क्या, V1 डिवाइडेड बाई V2 में बोल सकता हूँ। एंड कट ऑफ टेक प्लेस एट 5% ऑफ स्टॉक, देन फाइंड द ए स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, यानी अपने को एफिशिएंसी फाइंड करनी है। अपने को एक कंप्रेशन रेशियो दिया है, ये लाइन में कुछ बोला है, कट ऑफ टेक प्लेस एट 5% ऑफ स्टॉक। इसका क्या मतलब हुआ कि कट ऑफ टेक प्लेस 5% ऑफ स्टॉक। चलो देखते हैं। कट ऑफ यानी क्या हुआ, कट ऑफ रेशियो किसे बोलते हैं, V2 और V3 वॉल्यूम को बोलते हैं। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि V3 वॉल्यूम माइनस V2 वॉल्यूम को मैं कट ऑफ स्टॉक बोल दूं। और अपने को और क्या बोला, कट ऑफ स्टॉक टेक प्लेस 5% ऑफ स्टॉक। स्टॉक यानी कितना होता है, पूरा पिस्टन, पिस्टन कहां से लेके कहां तक पूरा मूव हो सकता है। तो के V1 वॉल्यूम से लेके V2 वॉल्यूम तक, V1 वॉल्यूम से लेके V2 वॉल्यूम तक जो मूव होता है उसे क्या बोलते हैं, पूरा स्टॉक बोलते हैं, इसे एक स्टॉक बोलते हैं।
तो यहाँ पे देखो अपने को गिवन था कंप्रेशन रेशियो तो दे दिया था V1/V2 20 है। फिर कट ऑफ टेक प्लेस वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ V3 - V2 और स्टॉक वॉल्यूम कितना हुआ V1 - V2। स्टॉक यानी कितना वॉल्यूम टोटल चेंज हो सकता है तो कि V1 मैक्सिमम होता है मिनिमम V2 होता है और कट ऑफ यानी कट ऑफ के टाइम पे वॉल्यूम कितना चेंज होता है। तो लाइन बोली थी कि जो स्टॉक वॉल्यूम है वो 5% है कि यहाँ के कट ऑफ वॉल्यूम से। तो मैंने यहाँ से रिलेशन बना दिया V3 - V2 = 5% ऑफ V1 - V2। अभी देखो अपने को क्या करने का बोला था, एफिशिएंसी फाइंड करने की बोली थी। एफिशिएंसी के लिए मेरे को दो चीजें चाहिए, एक आर चाहिए, आर यानी कंप्रेशन रेशियो और एक आरसी चाहिए, आरसी यानी कट ऑफ रेशियो। अभी आर कंप्रेशन रेशियो तो मेरे को गिवन है, क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया। अभी मेरे को कहीं से आरसी मिल जाए यानी कि कट ऑफ रेशियो मिल जाए तो मैं पूरा क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ। अभी कट ऑफ रेशियो हम क्या बोलते हैं, V3/V2 को हम कट ऑफ रेशियो बोल सकते हैं क्योंकि पता है। तो ये इक्वेशन देखो V3 - V2 = 5/100 क्योंकि 5% को हम ऐसा लिख सकते हैं = V1 - V2। तो ये V1 और V2 का देखो यहाँ पे रिलेशन है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ V1 = 20 × V2 यानी V1 को मैं 20 V2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 20 V2 - V2। फिर मैंने यहाँ से V3 - V2 को पूरा सोल्व किया और यहाँ से देखो मेरे को V3/V2 = 1.95 मिल गया। इसका क्या मतलब हो गया, अपने को कट ऑफ रेशियो ही मिल गया। अपने पास देखो कंप्रेशन रेशियो तो था, कट ऑफ रेशियो भी मिल गया यहाँ से V3/V2 से। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा, यहाँ पे क्या लिखने का, कंप्रेशन रेशियो 20 और यहाँ पे क्या आता है कट ऑफ रेशियो 1.95 जो हमने फाइंड किया। फिर इसको सोल्व किया तो यहाँ से अपने को एफिशिएंसी मिल गई 64.9।